Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your channel. Today we are going to study about the coordinate covalent bond and the formation of coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond is also a type of covalent bond. जैसे कि हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और उस शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. वहां पर कोवलेंट में क्या था कि दोनों एटम इक्वली शेयरिंग करते हैं, बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में था, कोवलेंट बॉन्ड में है कि एटम जो है एक शेयर कर रहा होता है, मतलब शेयरिंग दोनों के दरमियान हो रही होती है बट देने वाला सिर्फ एक होता है. बिल्कुल ऐसे ही सपोज जैसे स्कूल में फ्रेंड्स लंच बॉक्स लाते हैं और एक दिन कोई फ्रेंड अपना लंच बॉक्स नहीं लाया तो उसका साथ वाला फ्रेंड उसको लंच बॉक्स शेयर करवाएगा ना. अब चीज तो एक ही है बट दोनों में इक्वली शेयर हो रही है. सेम इसी तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें देने वाला सिर्फ एक एटम होता है बट वो जो चीज जो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो दोनों एटम्स में इक्वली शेयर हो रहा होता है. क्लियर? अब डेफिनेशन को देख लेते हैं. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है. अब इसमें क्या होता है, इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. अब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि शेयर हो रहा होता है, लेकिन कोवलेंट में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा था, तो वो पेयर बन के शेयरिंग हो रही थी. लेकिन इस केस के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि शेयर हो रहा है इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली. उसे सिर्फ एक ही एटम शेयर कर रहा होता है, एक एटम डोनेट कर रहा होता है, लेकिन शेयरिंग वो दोनों में हो रही होती है. This bond is formed when a species has an electron pair to donate to another species. अब ये वाला बॉन्ड जो है उसी केस में होगा जब जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए. अब जाहिर सी बात है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो वो कैसे डोनेट कर सकता है. तो उस स्पीशी के लिए, उस एटम के लिए, उस मॉलिक्यूल के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए. अब हमारे पास दो स्पीशीज आ जाती हैं. जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें हमारे पास दो एटम्स हैं लाइक ए एंड बी. अब बी का जो वैलेंस शेल है वो एम्प्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं है. ये सपोज उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो यहां वाला एटम है उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है. तो ये क्या करता है कि अपने ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके साथ शेयर कर लेता है. जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो इस एटम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि वो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास ही है, बस उसने उनको शेयर किया. जबकि जो बी एटम है उसका क्या होगा कि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी काउंट होंगे ना, तो इस तरह से उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. अब अगर ऐसा हो कि ए के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर कर सकेगा? नहीं ना. तो स्पीशी के लिए जरूरी है, वो वाली स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है उसके लिए जरूरी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो डोनेशन के लिए. अब हमारे पास दो स्पीशीज है यहाँ पे ए एंड बी. तो ए यहाँ पे क्या है, डोनर, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि बी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. इट मींस इट्स एक्सेप्टर. तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्टर द स्पीशी विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब वो वाली स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि अभी हमने बी की केस में देखा. एंड इन केस ऑफ डोनर द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर. अब वो वाली स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो हमारे पास क्या होती है, डोनर होती है. जैसे कि हमने ए एग्जाम्पल में एक ही टाइप में देखा. नेक्स्ट अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. जैसे कि हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन के साथ. कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के साथ. लेकिन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मिसिंग हो गया वर्ड, कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कोवलेंट बॉन्ड. In case of coordinate covalent bond, we use an arrowhead. ठीक है, हम एक arrowhead यूज करते हैं. अब ये arrowhead की हमेशा टेल वाली साइड पे वो वाला एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हेड वाली साइड पे वो वाला एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा ए जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था. तो एरो की टेल वाली साइड हमेशा कौन सी स्पीशी होगी, डोनर, और हेड वाली साइड पे हमेशा एक्सेप्टर होगा. An arrowhead
पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्सेप्टर। अब एक ऐसा एरो है जो कि किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एक्सेप्टर की तरफ। रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया हैज अ लोन पेयर, ठीक है, ये यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर की को ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बी एटम, बी को, बोरॉन को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के इस बी को। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ये वाला एरो यूज किया गया, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब ये हाइड्रोक्सोनियम आयन होता क्या है, जब भी हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं प्रोटॉन, ठीक है, वाटर के अंदर जब भी हम ऐड कर देते हैं प्रोटॉन, तो ये मिलके बना लेता है हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब ये हाइड्रोक्सोनियम आयन के पीछे का बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि ये किस बनता किस तरह से है। एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन। अब एसिड कोई भी एसिड हो सकता है हमारे पास, लाइक हम वी आर यूजिंग HCl, HCl भी तो एक एसिड है ना, वाटर को हम ट्रीट करवा रहे हैं HCl के साथ। अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला H रिएक्टर ऐड हो जाएगा इस वाटर के अंदर और ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर, जबकि जो Cl है वो चेंज हो जाएगा क्लोरीन आयन के अंदर। जब भी हमारे पास इस तरह की स्पीशीज बनती हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो हमेशा अगर एक चीज प्लस में है तो दूसरी चीज माइनस वाली लाजमी साथ में बनती है। एन एसिड, एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन। अब ये एसिड ही था ना HCl, जिसने क्या प्रोवाइड किया, प्रोटॉन प्रोवाइड किया, H+ प्रोवाइड किया। कैन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। अब हाइड्रोजन होता कैसा, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो कैसी होती है, 1s1 होती है। और इसी को ही अगर हम शेल की फॉर्म में बनाएं, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। बट इन केस ऑफ H+, लेकिन अगर हम H+ की बात करें तो उसमें क्या है कि H+ का मतलब क्या होता है कि एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लूज कर दिया। अब जब H के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, उसने अपना वो ही इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, तो इट मींस कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। और इस केस में जो उसका शेल बनेगा वो कैसा बनेगा, एम्प्टी। अब इसके शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। इसके पास ऑलरेडी है ही एक शेल और वही शेल भी उसका कैसा है, एम्प्टी है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्योंकि इसका शेल एम्प्टी है तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक्सेप्ट तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। अब इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा इस H को। जब ये इस H को अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वाटर प्लस H, ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर। और as a result of this a hydroxonium ion is formed। ये इसकी ही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H2O एंड H+। अगर हम इनके शेल स्ट्रक्चर्स बनाएं, ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो कितनी होती है हमारे पास, 8 इसका एटॉमिक नंबर है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। और बाकी सब में क्या हमारे पास हाइड्रोजन। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसका क्या है शेल, 1s1। तो हम ऑक्सीजन का शेल बना लेते हैं, लास्ट शेल, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सीजन और उसका ये है लास्ट शेल। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 2 2 1 and 1, 6। और साथ में इसके पास हैं 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हम यहाँ नीचे बना लेते हैं,
ये यहाँ तो स्पेस नहीं आ रही, तो हम ऐसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर लेते हैं और हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। जबकि दूसरी केस के ऊपर हमारे पास है H और वो कैसे है एम्प्टी, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसके पास, अब इसके पास देखें 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहे हैं, देखिए इस साइड पे और एक इधर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस H के पास। अब जब ये इस H के साथ शेयर करेगा तो क्या होगा कि H का क्या कंप्लीट हो जाएगा, डबलेट, H का डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, और जबकि वाटर का ऑक्टेट तो ऑलरेडी ही कंप्लीट है। तो इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनियम कॉम्प्लेक्स। अब इसके केस में हमारे पास 2 चीजें बन रही हैं। ये इन सिंपल हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है अमोनियम एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। अमोनिया की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वो कैसी है, नाइट्रोजन के ऊपर आता है एटॉमिक नंबर 7 और इसके साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p3। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि वो होता है 1s1। नेक्स्ट हमारे पास बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इट मींस इट इज 1s2 2s2 एंड 2p1। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप लोग नोट कर लें इनकी, 2p5। अब हम बनाते हैं इनके शेल स्ट्रक्चर। वैलेंस शेल यूज करूंगी, लाइक नाइट्रोजन के अगर हम बनाएं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर एंड 3 इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास है 3 हाइड्रोजन, और ये तीनों हाइड्रोजन हम इनके इन अनपेयर्ड साइड पे बना लेते हैं। अब वो वाला एटम जो कि एक होता है और वो सेंटर में होता है और बाकी एटम उसके इर्द गिर्द होते हैं, उस एटम को हम कहते हैं सेंट्रल एटम। और बॉन्डिंग के अंदर ज्यादातर हम जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं वो सेंट्रल एटम ही होता है, सेंट्रल एटम और उसके वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। साथ में हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर थे 3 इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये यहाँ बॉन्डिंग करता है, अब बॉन्डिंग के बाद देखते हैं, अब नाइट्रोजन को अगर हम देखें इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब बॉन्डिंग के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। while in case of boron, boron has 1 2 3 4 5 6, it has 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कि बोरॉन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, नाइट्रोजन अपने ये वाले जो इसके पास लॉन पेयर हैं इनको डोनेट करेगा इस बोरॉन को। अब जब ये इस बोरॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा कि डोनेट नहीं कर रहा, वो शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बोरॉन के साथ। अब जब वो बोरॉन के साथ शेयर कर रहा है
तो क्या हो रहा है कि बोरॉन का ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है और नाइट्रोजन का तो ऑलरेडी कंप्लीट था। तो इस केस में भी हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब एक स्पीशीज जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जबकि जो दूसरा ऑक्टेट है दूसरी स्पीशी है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा प्रोटॉन की केस में। जब हाइड्रोक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई तो हमने देखा कि वाटर जो है उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, जबकि उसके साथ वाली स्पीशी जो कि प्रोटॉन था उसका वैलेंस शेल एम्प्टी था। सेम इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास स्पीशी बनती है दैट इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें अमोनियम क्लोराइड का तो हमारे पास होता है NH4 प्लस एंड Cl माइनस, या हम इन प्लस माइनस को क्योंकि इक्वली साइन है तो ये दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, और हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला बनता है वो होता है NH4Cl। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, किसका कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, जो कि क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके केस में भी सेम वैसे ही फॉर्मूला कि इस केस में हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन जो है, देख लेते हैं इसकी भी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ। अब जब भी इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू इनके शेल स्ट्रक्चर बना के इनको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। नाइट्रोजन का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना। नाइट्रोजन का क्या होता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और साथ में इसके पास हैं 3 हाइड्रोजन। और उसके पास हैं ये वाले 2 लॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लॉन पेयर है इसके पास। नेक्स्ट अगर हम इस देखें तो हमारे पास है ये वाली स्पीशी H एंड HCl। पहले हम इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। H वैलेंस शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। क्लोरीन हमारे पास जो है वो फ्लोरीन की फैमिली से है, तो सेम जैसा उसका वैलेंस शेल था सेम इसी तरह से इसका भी वैलेंस शेल होगा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने थे, 3 पेयर थे इलेक्ट्रॉन्स के जिनको हम लॉन पेयर्स कहते हैं, और एक इसके पास था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह से इसके पास भी ऐसे ही। अब ये क्या करता है, इसके साथ न्यू बॉन्डिंग करता है। अब इस केस में क्या होता है, HCl जो है वो ब्रेक होता है, टूट जाता है H के अंदर और Cl अलग हो जाता है। अब जब ये ब्रेक होता है ना, ये बॉन्ड टूटता है, तो क्या होता है कि ये क्लोरीन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा चला जाता है क्लोरीन के पास। इट मीन्स कि अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसका क्या कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो कैसे एम्प्टी है। अब क्योंकि इसने क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर क्या साइन आ जाता है, माइनस का, और इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये स्पीशी हमारे पास क्या बन चुकी है, H+, जिसके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपना ये वाला लॉन पेयर शेयर कर देता है इस H के साथ, और ये वाली पूरी स्पीशी चेंज हो जाती है इसके अंदर। और क्योंकि अब इसके ऊपर प्लस का साइन ऑलरेडी था तो वो प्लस का साइन एज इट ही आ जाता है, और ये क्लोरीन एज इट ही इसके पास यहाँ रह जाता है। तो ये हमारे पास थी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, या इसको एक और नेम भी दे सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल या मेथनल हमने पढ़ा था मेथनल। मेथनल का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, CH3OH। सेम इसी तरह से इथाइल अल्कोहल जो है ये भी मेथनल की फैमिली का है। इसका नेम एक और भी है जिसको हम कहते हैं एथेनल। ठीक है, इट इज एथेनल।
और इस केस में अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। ये है हमारे पास एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये कैसे बना हमारे पास। अब इस केस में हमारे पास एक एथेनॉल है और दूसरी साइड पे हमारे पास है प्रोटोन। अब जब प्रोटोन प्लस इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेड में प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन का हमें ऑलरेडी पता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम बना लेते हैं। और इस पहले कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं। और इसने इनके साथ बॉन्डिंग की हुई है। अब इसके साथ दोबारा से एक कार्बन है और उसके पास भी है सेम एज इट 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन, और इसने बॉन्डिंग की हुई इसके साथ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की हुई इसके साथ। अब हम इनकी जरा ऑक्टेट एंड डबलेट चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इसका डबलेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट है, इसका भी। और अगर हम कार्बन को देखें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सेम इसी तरह से अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो इसका भी डबलेट कंप्लीट है और इसका भी डबलेट कंप्लीट है। और अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि वो कहाँ से लेगा, इस ऑक्सीजन से। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का हमें पता है कि उसके पास क्या होती हैं, 2 लॉन पेयर्स होते हैं और एक इस तरफ इसके पास होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरफ भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास है 2 लॉन पेयर्स, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 लॉन पेयर्स हैं। अब ये इन दोनों लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है किसको, इस H को। अब यहाँ पे हमारे पास है एक H जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका वैलेंस शेल जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि ये क्या हमारे पास एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की वैलेंस शेल जो है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। अब इसका वैलेंस शेल एम्प्टी है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास जो 2 लॉन पेयर्स हैं उनमें से एक लॉन पेयर जो है वो शेयर कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस केस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये वाली स्पीशी बन जाएगी। और क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन था, इस एटम के ऊपर प्लस का साइन था, तो ये ओवरऑल प्लस का साइन इस पूरी स्पीशी के ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और हमने देखा कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर बनता है। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिनको हम डोनर और एक्सेप्टर कह सकते हैं। और उसके बाद हमने इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू इनके शेल स्ट्रक्चर्स बना के देखा कि इनके अंदर किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किस तरह से स्पीशीज जो हैं वो क्या है हमारे पास एक्सेप्टर्स और डोनर के तौर पे वर्क कर रही हैं। और सारी एक्सप्लेनेशन देखी हमने। आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू एंड kindly subscribe and press the bell icon button to get the updates, and also share it with your families, friends, and thank you.